अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 11 कैपिटल स्ट्रक्चर एंड टॉपिक है 214 मार्केट इम्परफेक्शंस एंड इश्यूज़। पर टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर अबाउट मार्केट इम्परफेक्शंस एंड इश्यूज़। सो हमने क्या डिस्कस किया, व्हाट इज़ आर्गूमेंट ऑफ M&M यानी मिलर एंड मॉडिग्लियानी आर्गूमेंट पढ़ा और किस तरह से ये अप्लाई किया जाता है, और सर्टेन अजम्पशंस भी पढ़ी जो कि इस आर्गूमेंट यानी थ्योरी का पार्ट रही हैं या पार्ट हैं। नाउ वी आर कंसीडरिंग सम ऑफ देम इन डिटेल। तो यहाँ पर कुछ फर्स्ट वन इज़ दैट मार्केट इम्परफेक्शन, अदर इश्यूज़ रिलेटेड टू दैट। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मार्केट इम्परफेक्शंस, क्योंकि परफेक्ट मार्केट भी होती है। तो हमने कहा था कि एक तरह से ख्वाब ही है कि परफेक्ट मार्केट का। तो इम्परफेक्शंस क्या हैं और इससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो क्या हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें पता होना चाहिए परफेक्ट मार्केट क्या होती है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था, बहुत सारी चीज़ें कांस्टेंट हों तो देन जाकर हम कह सकते हैं कि परफेक्ट मार्केट है, जो कि अनरियलिस्टिक सी बात है, क्योंकि हम उस वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पर इन मोमेंट, विद इन मोमेंट्स चीज़ें चेंज होती हैं। सो परफेक्ट मार्केट क्या है? theoretical market. A perfect market is theoretical market, the market which actually does not exist because of so many reasons. बहुत सारी रीजंस हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इस तरह की मार्केट नहीं हो सकती जो कि परफेक्ट कहलाए। क्योंकि मैंने अभी कहा कि बहुत सारी चीज़ें कांस्टेंट होने हों देन जाकर होता है। नो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, the perfect market assumes that there is no product differentiation, meaning that if you are talking about stock, there are stocks which are identical, and we have said that stocks or companies or firms cannot be identical. यानी हमने कहा था कि ऑर्बिट्राज की बात की थी कि स्टॉक्स हों, वो स्टॉक्स हो जो आइडेंटिकल हो, लेकिन हमने कहा कि कंपनीज़ और जो स्टॉक्स वगैरह हैं वो कभी आइडेंटिकल नहीं हो सकते, क्योंकि हर किसी की अपने रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज़ हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये आइडेंटिकल नहीं हो सकते। लार्ज बायर्स एंड सेलर्स, there is a very large number of buyers and sellers. Now if we see the practical market, then we see that the number of buyers and sellers at times is large, but at times it is not large. For some stocks we would see that there may be any buyer or seller, यानी बायर लार्ज। अब हर कंपनी, हर बिज़नेस के लिए तो बहुत सारे सेलर्स या बायर्स नहीं होते ना। कोई कंपनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही होती है, कोई कम कर रही होती है, बड़ी होती है, छोटी होती है, तो उससे क्या है, कम सेलर्स आते हैं। हो सकता है कि किसी कंपनी के पास एक दो सेलर्स हों, हो सकता है बहुत सारे सेलर्स हों। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी या फर्म किस तरह की है। तो इसलिए परफेक्ट तो ना होगी कि मैं कहूँ कि सारी कंपनीज़ के पास सौ ही आ रही हैं बायर्स और सेलर्स। सो नो एंट्री और एग्जिट बैरियर्स, लाइकवाइज इट इज़ सेड दैट there are no entry and exit barriers. ये तो है कि बैरियर्स बहुत सारे होते हैं जो कि फेस करने पड़ते हैं जब मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग होती है। एनी वन हु वांट्स टू गेट इनटू द मार्केट टू बाय और सेल, बट व्हेन वी टॉक अबाउट एक्चुअल मार्केट, दीज आर रेगुलेटेड मार्केट्स, एंड इन द रेगुलेटेड मार्केट्स देयर आर सम बैरियर्स। यानी बैरियर्स ज़रूर होते हैं, रुकावटें ज़रूर होती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन्हें या प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें हमें फेस करना पड़ता है। ये नहीं है कि ये ना कोई एंट्री है ना एग्जिट, कोई बैरियर ही नहीं है, यानी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस आप इजीली ही इन्वेस्ट भी बाय भी कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो, सेल कर सकते हो। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। सो परफेक्ट इंफॉर्मेशन, there is perfect information which is available to everyone, meaning that it is assumed that every investor who will trade in the market will have all the correct information, and on the basis of this information investor will rationally maximize his profit. भाई सबके पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो इधर कह रहे हैं कि परफेक्ट कब होगी, जब उसके पास करेक्ट कोई भी एंटर होता है। अब हर किसी को तो इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उसको एक्सपीरियंस के साथ आती है। कहा जा रहा है कि हर कोई जो भी मार्केट में एंटर होता है बाय या सेलिंग के लिए, तो उसके पास पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, और इसी की बेस करते हुए वो अपना जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज़ करता है। और रैशनल का मतलब क्या है, वो डिसीजन लेता है कि अपने प्रॉफिट को किस तरह से मैक्सिमाइज़ किया जाए। रैशनली बिहेव करते हैं, यानी सब एक ही राह पर ही जा रहे हो।
No monopoly or other manipulations. It has been assumed that there are no manipulated factors or any monopoly in the market. The monopoly is the concept of economic in which we say that one buyer seller becomes larger enough that he may influence the whole market and can fluctuate the prices by this his own self. And so this is another assumption of perfect market के एक मोनोपोली की बात हो रही है, कोई वैसे मैनिपुलेशन ऑपरेशंस परफॉर्म करना, कोई भी काम करना, रिजल्ट लेना। मोनोपोली यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है, टर्म ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है जो कि हमें बताता है कि कोई भी सेलर, कोई भी बायर के इतना ज़्यादा लार्ज, इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर लेता है कि वो पूरी मार्केट पर कहते हैं ना गालिब आ जाता है, डोमिनेंट हो जाता है, इन्फ्लुएंस करता है कि इवन वो अपनी मर्ज़ी से प्राइसेस को अप एंड डाउन कर सकता है। तो ये भी परफेक्ट मार्केट की ही अजम्पशन है जो कि आई थिंक थोड़ी सी इम्पॉसिबल है। इम्पैक्ट ऑफ मार्केट इम्परफेक्शंस। अब मार्केट इम्परफेक्शंस का क्या असर होता है? सो लेट्स सी। हैविंग सेड दिस इज़ दैट मार्केट्स कैन नॉट बी परफेक्ट, देन व्हाट हैपन्स इफ़ देयर आर इम्परफेक्शंस। अगर मार्केट्स, क्योंकि हमने बात की कि हर चीज़ कांस्टेंट नहीं रह सकती, जो भी अजम्पशंस हम कह रहे हैं, तो अगर इम्परफेक्ट होंगी मार्केट्स तो क्या होगा? तो all real markets are imperfect, then all these possibility assumptions are not valid in the practical market। जैसे मैंने ऊपर assumptions की बात की, तो obviously मैंने कहा कि जब ये market perfect होते हैं तो उसमें ये होता है, तो जब imperfect है तो obviously ये valid assumptions या possibilities नहीं होंगी इसमें। Manipulation, there is practical manipulation. We find that bigger investor institutions or mutual funds, they are in a position to somewhat affect the prices in the market। यानी कुछ affect, क्योंकि monopoly का टर्म वर्ड यूज़ किया था कि इतने लार्जर हो जाती हैं कि वो इन्फ्लुएंस करती हैं, यानी वो चेंज फ्लक्चुएट कर सकते हैं प्राइसेस को। कुछ अफेक्ट यहाँ पर बता रहे हैं कि वो होता है। नो पॉसिबिलिटी ऑफ ऑर्बिट्राज, और ऑर्बिट्राज का कहा था कि अगर आइडेंटिकल आ जाए या इस तरह का मैंने कुछ बताया था आपको। इफ़ दिस इज़ समथिंग दैट हैपन्स बिकॉज ऑर्बिट्राज इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ दीज फोर्सेज आर नॉट देयर, इफ़ मार्केट्स आर परफेक्ट, मार्केट परफेक्ट हों तब होगा, ठीक है। सो वी कैन से दैट देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्राज एंड थ्योरी ऑफ एम मिलर एंड मॉडिगिलियानी वुड नॉट होल्ड गुड इन दैट सिचुएशन। तो ऑब्वियसली जब परफेक्ट नहीं है तो क्या होगा कि ये आर्गूमेंट M&M भी गुड होल्ड नहीं करेगा। M&M theory does not hold good in imperfect markets, क्योंकि हमने M&M theory में कहा था ये चीज़ कांस्टेंट कर दो, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कांस्टेंट रहेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर कांस्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें कांस्टेंट बात की थी। तो वो कांस्टेंट तो नहीं रह सकती, वो परफेक्ट मार्केट में ही ऐसा होता है। लेकिन अगर इम्परफेक्ट मार्केट होगी तो जो M&M theory है वो भी होल्ड नहीं करेगी, यानी वो वहाँ पर अप्लाई नहीं होगी, यानी वो हमें अपना रिज़ल्ट नहीं देगी। So let's see the issues in M&M argument. First one is bankruptcy cost, yani we say that as the financial leverage increases, the risk level of firm also increases with it, and increase in risk level also increases the chances of bankruptcy, यानी दिवालिया हो सकता है जैसे जैसे फाइनेंशियल लेवरेज, क्योंकि डेट की परसेंटेज को कहते हैं बढ़ेगा, रिस्क बढ़ेगा। हो सकता है कुछ लोग आपको ना दें डेट, या ज़्यादा हो जाए डेट कि आपकी इतनी इनकम नहीं है जितना डेट आ गया है, तो इस रिस्क बढ़ने से आप दिवालिया यानी बैंकरप्सी में जा सकते हो। एंड इफ़ अ कंपनी गेट्स बैंकरप्टेड देन एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, सब कुछ चला जाएगा। भाई आप इतनी अर्निंग नहीं करे, आप पर इतना कर्ज बढ़ा बढ़ा के प्रॉफिट के चक्कर में आपने इतना डेट बढ़ा लिया है कि आप लॉस्ट कर दिया सब। सो देयर इज़ अ कॉस्ट एसोसिएटेड टू द बैंकरप्सी विच ऑल्सो शुड बी कंसीडर इन द थ्योरी, बट M&M डज नॉट कंसीडर इट। यानी हमें इन चीज़ों को भी, इसको भी कंसीडर करना चाहिए कि हो सकता है कि हम बढ़ाई तो जा रहे हैं, अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, अपना रिटर्न लेने के लिए, लेकिन ये चीज़ हमें बैंकरप्सी में ले जा सकती है। लेकिन M&M जो थ्योरी है वो इस चीज़ को कंसीडर ही नहीं करती, उसने अपना काम करना है, बस पैसा कमाओ। एजेंसी कॉस्ट, देयर इज़ अनदर थ्योरी विच इज़ कॉल्ड एजेंसी थ्योरी विच स्टेट्स दैट इन्वेस्टर डू नॉट डायरेक्टली कंट्रोल अ बिजनेस फर्म, द इन्वेस्टर्स इनडायरेक्टली थ्रू द मैनेजर डायरेक्टर्स द कंपनी हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द कंपनी एंड देयर डिसीजन मेकिंग।
ऑब्वियसली इन्वेस्टर डायरेक्टली तो नहीं कर रहे होते, उन्होंने जब भी कुछ करना होता है यानी जिस कंपनी में बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके डायरेक्टर या मैनेजर से कम्युनिकेट करते हैं. बिकॉज ऑफ दिस एज एजेंसी इशू देयर इज़ एन एसोसिएटेड कॉस्ट ऑफ दैट, बट M&M theory does not also consider the cost of agency, which again creates a possibility that the M&M argument will not be valid if there will be agency cost. यानी आगे जाके किसी को पैसे देने पड़ते हैं, आपने बात करनी है यानी उनसे मीटिंग वगैरह करवानी है, तो इस तरह की बहुत सारी कॉस्ट इनकर होती है, तो जो कि M&M theory आर्गूमेंट इसको कंसीडर नहीं करता. Leverage increases efficiency. There is another interesting argument that which say that when financial leverage starts to increase, due to which risk get increased, and due to the increase of risk there happens naturally an increase of efficiency in the management of firm or business, because they start working on their toes or they try to put an extra effort so that the high risk profile can be controlled and kept within the limits. देखें, जैसे जैसे लेवरेज बढ़ता है, हमने कहा रिस्क बढ़ता है, यानी डेट की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा बढ़ेगी तो रिस्क बढ़ जाएगा. मैंने कहा कि बैंकरप्सी कॉस्ट आती है, दूसरी कॉस्ट की बात, एजेंसी कॉस्ट की बात की, तो क्या है, जो मैनेजमेंट है कंपनी की या फर्म है या बिजनेस, वो अलर्ट हो जाएगा, है हमारा रिस्क बढ़ रहा है तो हम रिस्क को कंट्रोल करें. तो अगर नहीं नॉर्मल रहता तो उनको ना होता, जैसे चल रहा है चलने दो. लेकिन जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा तो वो जो मैनेजमेंट है, फर्म की जो मैनेजमेंट है वो क्या है, अपनी ज़्यादा एफर्ट लगाएगी ताकि इसको जो हाई रिस्क प्रोफाइल है इसको कंट्रोल किया जाए, और इस तरह से वो कंट्रोल करेंगे यानी और बहुत सारी चीज़ें भी कंट्रोल हो जाएंगी. सो व्हेन एवर देयर विल बी हायर एफिशिएंसीज देन देयर विल बी सम इम्पैक्ट ऑफ दैट. Institutional restrictions. Another issue is that there are some institutional restrictions, means that buying or selling shares, institutions have their own policies, what to sell, how much to sell, when to buy, when not to buy, which companies should be considered for investment or not. But this factor is also not addressed by M&M theory. यानी इंस्टीट्यूशन रिस्ट्रिक्शन, हर किसी की, किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप इन्वेस्ट करते हो, लोन लेते हो, कुछ भी करते हो, उसकी अपनी टर्म्स है, कंडीशन, और किस तरह से बाय करना है, किस तरह सेल करना है, क्या क्या कंडीशंस लागू होनी है, तो ये चीज़ें वो देखते हैं, कंसीडर करती हैं कंपनी. बट जो M&M यानी मिलर मॉडिगिलियानी जो थ्योरी है, आर्गूमेंट है, ये इन चीज़ों को कंसीडर नहीं करता. Next is transactional cost. We say that with these issues and cost of buying or selling, that includes brokerage charges when we buy or sell shares or stocks, then we have to pay some commission. Brokerage charges कहते हैं यानी जिसके थ्रू आप अपनी चीज़ बाय कर रहे होते या सेल कर रहे होते तो उसके भी कुछ कमीशन वगैरह होता है, वो भी कुछ कमीशन या एक्स्ट्रा पैसे. आप लोगों को पता होगा हर कोई कमीशन लेता है, भाई मैं ये बिकवा रहा हूँ, चीज़ बेची जा रही है या ख़रीदी जा रही है, तो थोड़ा सा उसका कमीशन होता है, उसे ब्रोकरेज चार्जेस कहते हैं. तो अगेन रेट्स होते हैं हर किसी के, तो जो कि हमारी डिसीजन मेकिंग को यानी अफेक्ट करते हैं. सो वी डू से दैट M&M डज नॉट कंसीडर फॉर दिस ट्रांजेक्शनल कॉस्ट. So we can conclude our discussion that in an imperfect market, capital structure may affect the value of a firm. यानी imperfect में कर सकता है, ठीक है. And our basic argument was that there has not been happen any difference in the value of firm from the capital structure. तो हम क्या कह रहे हैं, M&M argument हो, net operating जो income argument या approach है, वो क्या कहते हैं कि capital structure affect नहीं करता. That argument holds only when markets are perfect. और कब होता है, जब आपकी markets perfect हों. And we have seen due to many issues and reasons that markets are not perfect. So as a conclusion we say that M&M theory is only applicable in perfect markets and not in imperfect markets. यानी परफेक्ट मार्केट्स में ही होल्ड करेगी, इम्परफेक्ट मार्केट्स में होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि मैंने उसके इश्यूज़ और रीज़न्स आपको ऊपर बता दिए हैं किस वजह से. और अगेन ये अनरियलिस्टिक सी बात है कि परफेक्ट मार्केट्स हमारी दुनिया में हों. सो वी हैव कम्प्लीटेड ओवर टुडेज़ लेक्चर हेयर. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.